सीतापुर के उत्तर में 44 मील पर बसे मलान शहर में जो अंग्रेज अधिकारी थे, उन्हें सिपाहियों और नागरिकों के षड्यंत्र तथा सीतापुर का समाचार मिलते ही वे घोड़ों पर बैठकर भाग गए और वह जिला बिना रक्त की एक बूंद बहाए स्वतंत्र हो गया। तीसरा जिला मोहम्मदी है। वहां के यूरोपियनों ने अपनी महिलाएं मिटोली के राजा के यहाँ भेजी तो उस राजा ने उनसे कहा कि तुम्हें मेरे जंगल में छिपकर रहना पड़ेगा। तुम्हारी खुली सुरक्षा करने की क्षमता मुझ में नहीं है, क्योंकि पूरे अवध के सिपाहियों ने विद्रोह करने की शपथ ली हुई है। उस राजा के पास अपनी महिलाएं पहुंचाने के बाद मोहम्मदी के अंग्रेज अधिकारियों ने वहां के किले में शरण ली। इसी दिन, जैसा कि पहले कहा गया है, रुहेलखंड के शाहजहांपुर से भागते हुए अंग्रेज मोहम्मदी पहुंच गए, पर मोहम्मदी में सुरक्षा ना होने से वहां के अधिकारियों ने सीतापुर को संदेश भेजा कि वे इन अनाथ अंग्रेजों को सीतापुर ले जाएं। सीतापुर में तब तक विद्रोह नहीं हुआ था, इसीलिए वहां से सिपाहियों की एक टोली गाड़ियों के साथ उन अनाथ अंग्रेजों को लेने के लिए पहुंची, परंतु सीतापुर के ये सिपाही मोहम्मदी में विद्रोह के बीच आए थे। उन्होंने सारे अंग्रेजों को गाड़ियों से भरा, सीतापुर के आधे रास्ते तक सुरक्षित लाए और वहां उन्हें गाड़ियों से उतार कर मार डाला। इसमें 7-8 महिलाएं, 4 बच्चे, 8 लेफ्टिनेंट, 4 कैप्टन और कुछ अन्य पुरुष थे। इधर मोहम्मदी में बचे हुए अंग्रेज अधिकारी तत्काल भाग गए और इस तरह उस पूरे जिले में जून की 4 तारीख को ब्रिटिश राजसत्ता का कोई चिन्ह ना रहा। अवध प्रांत के सीतापुर से लगा हुआ जिला है बहराइच। यहाँ का कमिश्नर विंगफील्ड था और उसके अधिकार में 4 शहर सिकोरा, मालापुर, गोंडा और बहारिच था। इसमें से सिकोरा में नेटिवों के 2 पैदल रेजिमेंट और 1 तोपखाना था। वहां विद्रोह होने के संकेत दिखते ही अंग्रेज स्त्री बच्चों को लखनऊ भेज दिया। 9 जून की प्रातः अंग्रेजों में से बहुत से अधिकारी घोड़े पर बैठकर स्वयं की बलरामपुर के राजा के यहाँ चले आए। केवल तोपखाने का अधिकारी बोनहम अपने अधीनस्थ सिपाहियों को पूरा भरोसा कर डटा रहा, परंतु शाम को उसे सिपाहियों ने साफ साफ कहा कि यद्यपि आपको तनिक भी क्षति नहीं पहुंचाएंगे, फिर भी हमने अंग्रेजी गुलामी छोड़ दी है और हम अपने देश बंधुओं पर कभी भी गोलियां नहीं चलाएंगे। यह सुनते ही हार कर वह अधिकारी भी स्थान छोड़कर निकल गया। उसे सिपाहियों ने यह भी बता दिया कि सुरक्षित राह कौन सी है और वह सुरक्षित लखनऊ पहुंच गया। सिकोरा स्वतंत्र होने की सूचना गोंडा में आते ही वह शहर भी विद्रोह कर उठा। यह देखते ही स्वयं कमिश्नर विंगफील्ड के साथ सारे अंग्रेज लोग बलरामपुर के राजा के पास भाग गए। इस राजा ने कोई 25 अंग्रेज शरणार्थियों को शरण दी और उन्हें उचित अवसर पर ब्रिटिश छावनी में पहुंचा दिया। सिकोरा और गोंडा स्वतंत्र हो जाने का समाचार बहराइच में पहुंचते ही वहां स्थित अंग्रेज अधिकारी विद्रोह होने की राह ना देख उस मुख्य शहर को छोड़कर 10 जून को ही लखनऊ की ओर भाग खड़े हुए। पर उस समय सारे अवध प्रांत में विद्रोहियों की चौकियां स्थान स्थान पर बन जाने के कारण नेटिव लोगों के स्वांग धरे और एक नाव में बैठकर घाघरा नदी पार करने लगे। पहले उनकी ओर किसी की ध्यान नहीं गया, पर आधी नदी पार होते होते फिरंगी फिरंगी की आवाजें आने लगी। मल्लाहों ने नौकाएं छोड़ दी और वे अंग्रेज अधिकारी को मार डाले गए। इन अधिकारियों के साथ ही उस बहराइच प्रांत से ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो गई। मालापुर में अभी तक लश्करी छावनी नहीं थी, फिर भी वह जिला छोड़कर भाग जाने के सिवाय अंग्रेजों को कोई गति नहीं रही। इतना लोग छोप वहां था। वे जब भाग रहे थे तब राजा ने उन्हें जितना बना उतना संरक्षण दिया, परंतु जल्द ही विद्रोहियों की तलवार या वनवास के कष्टों ने उनकी बलि ली। अवध प्रांत के पूर्व भाग का मुख्य शहर फैजाबाद था और उसका कमिश्नर गोल्डवे भी वहीं रहता था। फैजाबाद विभाग में सुलानुपुर, सलोनी और फैजाबाद 3 जिले आते थे। फैजाबाद शहर में इस समय 22वीं पैदल और 6वीं इर्रेगुलर पैदल रेजिमेंट, कुछ घुड़सवार और तोपखाना था। कर्नल लेनॉक्स इन सबका सेनापति था। फैजाबाद विभाग में जुल्म बहुत बढ़ गया था। सर हेनरी स्वयं लिखता है, तालुकदारों से क्रूरता का व्यवहार किया गया है।
फैजाबाद प्रांत में उनके आधे गांव छीन लिए गए हैं और कहीं कहीं तो पूरे ही छिन गए हैं। ऐसे अत्याचारों का प्रतिशोध जल्द ही लिया जाएगा। यह डर फैजाबाद के अंग्रेजी अधिकारियों को मेरठ का समाचार सुनने के बाद लगने लगा और उस संकट से कैसे बचा जाए इस चिंता ने उन्हें बेचैन कर दिया। अपने बाल बच्चे लखनऊ की ओर भेजे तो लखनऊ के रास्तों पर विद्रोहियों की पक्की नाकाबंदी होने से उधर जाना कठिन था और फैजाबाद शहर में दो दो हाथ करने की तैयारी की जाए तो वहां पूरी सेना नेटिव थी। ऐसी विकट व्यवस्था में फंसे फैजाबाद के अंग्रेज अधिकारी अंत में राजा मान सिंह की शरण में गए। अवध प्रांत के सारे हिंदू लोगों का राजा मान सिंह की तलवार म्यान के बाहर ही रहती थी। सन 1857 के मई माह में इस राजा को किसी वसूली प्रकरण में कारावास में डाल रखा था, परंतु अब मेरठ के विद्रोह के कारण अंग्रेजों की कमर टूट सी जाने से उन्होंने राजा मानसिंह को मनाने को उसे कैद खाने से मुक्त कर दिया। उसने अंग्रेज स्त्रियों और बच्चों को अपने लोगों को आश्रय दे रहा हूं, यह बात लोगों को पसंद नहीं आएगी। इतना ही नहीं, इसके लिए वे मुझ पर भी प्रहार करने से नहीं चूकेंगे। 7 जून को मान सिंह के यहाँ अंग्रेज अधिकारियों के परिवार आश्रय के लिए गए और उसके शाहगंज किले में सुरक्षित रहने लगे। अंग्रेज लोग अपनी सुरक्षा की ऐसी तैयारी कर रहे थे, तभी फैजाबाद में आग लपटों में बदल गई। फैजाबाद में जो अनेक तालुकदारे थे, उनमें से एक का नाम मौलवी अहमद शाह था। यह नाम इतिहास में अजर अमर होने का था। यह नाम देशभक्तों देशवीरों की माला में गुथा जाने वाला था। इस नाम ने अपने तालुके के तालुकदारी ही नहीं, अपने देश की देशदारी करने का कंकण भी अपने हाथ में बांधा था। देश के दरवाजे पर पहरा देने के लिए रात जग्गा किया था और उस दरवाजे से देश में घुसना चाहने वाली विदेशी सत्ता को रोकने के लिए अब उसने हाथ में अपना सर्वस्व स्वदेश और स्वधर्म को अर्पण किया और वह मौलवी स्वयं हिंदुस्तान भर राज्य क्रांति का उपदेश देते हुए पर्यटन करने निकला। यह राजनीतिक सन्यासी जिस जिस प्रदेश में अपनी चरण रच डालता गया, वहां वहां लोक शक्ति में कुछ विलक्षण चेतना का संचार होता गया। क्रांति पक्ष के बड़े बड़े नेताओं से वह स्वयं मिला। अवध के राज परिवार में उसकी सलाह के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। उसने आगरा में गुप्त मंडली की स्थापना की। उसने लखनऊ में ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने का खुला उपदेश दिया। अवध प्रदेश के जनपदों की उस बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। शरीर, मन, वाणी एवं बुद्धि से स्वदेश की स्वतंत्रता के उपदेश और गुप्त संगठनों के जाल बुनने का अश्रांत श्रम करने के बाद उसने लेखनी पकड़ी और राज्य क्रांतिकारक लेखों को वह सारे अवध प्रांत में फैलाने लगा। एक हाथ में तलवार और एक हाथ में लेखनी, ऐसे लोकोत्तर पुरुष को तेज से स्वराज्य की ज्वाला भड़कने लगी। यह देखकर अंग्रेजों ने उसे पकड़ने का आदेश जारी किया, परंतु अवध की पुलिस ने उस लोकनाथ को नहीं पकड़ा। तब सेना भेजकर उसे पकड़ा गया। राजद्रोह का आरोप लगाकर उसकी छानबीन की गई और उसे फांसी का दंड देकर फैजाबाद के कारावास में रखा गया। मौलवी की और अंग्रेजी सत्ता की एक दूसरे को फांसी पर चढ़ाने की जंगी प्रतियोगिता शुरू हो गई। मौलवी अंग्रेजी सत्ता को फांसी देने की तैयारी कर रहे थे तो अंग्रेजी सत्ता मौलवी को फांसी चढ़ाने का स्थान बनाने की जल्दी कर रही थी, परंतु इस जल्दी में उन्होंने मौलवी का फैजाबाद कैद में रखकर अपने लिए ही फांसी के खंभे खड़े किए, क्योंकि मौलवी को फैजाबाद कैद में रखने से क्रांति की बारूद से ठसाठस भरी गुप्त सुरंग पर मानो चिंगारी पड़ी। वह शहर वहां के लश्कर के साथ हर हर महादेव की घोषणा के साथ विद्रोह कर उठा। सिपाहियों को काबू में रखने के लिए अधिकारी परेड पर गए तो सिपाहियों ने उन्हें साफ कहा कि अब हम स्वदेशी अधिकारियों के अधीन हैं और हमारा नेता सूबेदार दिलीप सिंह है। सूबेदार दिलीप सिंह ने सारे अधिकारियों के घर पर पहरा बैठा दिया और उन्हें 12 कदमों से अधिक इधर उधर हिलने पर कड़ी रोक लगा दी और फिर नागरिकों और सिपाहियों ने उस लोकनाथ की ध्वनि से खुला और मौलवी अहमद शाह टुकड़े टुकड़े हुई श्रृंखलाओं को फेंक कर जय जयकार से आकर मिला। मौलवी का पुनर्जन्म हुआ था। उन्हें अंग्रेज सत्ता फांसी पर चढ़ाने वाली थी, उन्होंने अंत में उसे ही फांसी पर चढ़ा दिया था। उन्होंने अपनी मुक्ति होते ही नेतृत्व स्वीकार किया और अंग्रेजों की दी हुई फांसी का प्रतिशोध लेने के लिए पहला काम यह किया कि पहरे में बंद
मुख्य अंग्रेज अधिकारी लेनॉक्स को संदेश भेजा कि मेरे कारावास की अवधि में मुझे हुक्का भिजवाने के लिए मैं आभारी हूँ। फांसी का दंड जिन्होंने दिया उसने हुक्का दिया, इसलिए आभार व्यक्त करते हुए मौलवी अहमद शाह ने अंग्रेज अधिकारियों के सुरक्षार्थ फैजाबाद शहर में विद्रोह होते ही दूसरे स्थानों पर जो लूटमार होती थी वह ना हो, इसीलिए सिपाहियों की टोलियां भेजकर नाकाबंदी कर दी। सार्वजनिक भवन और बारूद खानों पर पहरा बैठाया गया। 15वीं रेजिमेंट के सिपाहियों ने एक युद्ध समिति बनाकर यह तय किया कि अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला जाए, परंतु पहले दिए हुए वचन के अनुसार ऐसा करना ठीक नहीं। यह बड़े अधिकारियों ने तय कर अंग्रेजों को जीवित छोड़ दिया। उन्हें सूचित किया, आप में से जिनकी इच्छा हो वे अपनी निजी संपत्ति ले जाए, पर सार्वजनिक संपत्ति में सुतली का टुकड़ा भी आपको नहीं ले जाने दिया जाएगा, क्योंकि वह अब अवध के वाजिद अली शाह की संपत्ति है। इसके बाद विद्रोहियों ने अंग्रेजों को नौकाएं दिलवाई, उन्हें पैसा दिया और फिर सिपाहियों से विदा लेकर वे सारे अधिकारी नौकाओं में बैठ घाघरा नदी से चले गए। 9 जून का प्रातः फैजाबाद स्वतंत्र हो गया और कंपनी का राज वहां समाप्त करके वाजिद अली शाह का राज शुरू हो जाने की डोंडी पीटी गई।